ओके भैया, आज पढ़ने जा रहे हैं हम ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए है ताकि बाद में रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। 3 चैप्टर अब हम जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पूरी एक्सप्लेनेशन देखेंगे ताकि बाद में वो ना करना पड़े, इजिली हो जाए। Human being is never static. From conception to that, change is constantly taking place in his physical and psychological capacities. The two words growth and development are often used to describe these constant change. सिंपल है भाई, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। ह्यूमन बीइंग कभी भी एक जैसे नहीं है। और मतलब मरने के कॉन्सेप्ट से लेके इतने चेंज इनमें जो होते रहते हैं इनकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल कैपेसिटीज में। द टू वर्ड्स ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये जो है ऑफन यूज्ड होते हैं इन्हीं कॉन्स्टेंट चेंज को डिस्क्राइब करने के लिए। क्वाइट सिंपल। थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि ज्यादा बढ़िया रहे। ठीक। ग्रोथ, क्या मीनिंग है भैया ग्रोथ का? ऑर्डिनरी टर्म growth is used in a limit way to refer increase in size and weight, becoming longer and heavier. अगर ऑर्डिनली कहें तो ये जो ग्रोथ है इसे हम एक लिमिटेड वे में यूज करते हैं। किस वे में यूज करते हैं? रेफर करने के लिए साइज को, वेट को, और साइज को, वेट को, लंबे होने को और भारी होने को। ठीक है, ग्रोथ को हम इसे कहते हैं। वी स्पीक ऑफ ग्रोथ ऑफ मसल्स, मसल्स की ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन की ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ ब्रेन एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी इन जनरल। और वही भाई पूरी बॉडी की ग्रोथ जर्नली। Growth can be viewed as physical change that occur from conception to, अरे क्या है भैया ये, नेचुरलिटी। अरे यार छोड़ो। ग्रोथ को हम देख सकते हैं जो भी फिजिकल चेंज होते हैं हमारे कंसेप्शन से लेके मेच्योरिटी में। हाँ, कंसेप्शन से लेके मेच्योरिटी तक, मेच्योरिटी है। टर्म ग्रोथ इज जनरली यूज्ड इंडिकेट, ठीक है, टर्म ग्रोथ जनरली यूज्ड टू इंडिकेट अ ग्रोइंग दैट कॉजेज इंक्रीज एंड एनलार्जमेंट। अभी जो टर्म ग्रोथ है इसे बेसिकली यूज करा जाता है ग्रोइंग दैट कॉजेज इंक्रीज एंड एनलार्जमेंट। मतलब देखो, ग्रोथ को हम मतलब उसमें यूज करा जाता है इस टर्म को इंडिकेट करने के लिए कोई चीज इंक्रीज हो रही है या बड़ी हो रही है। इंक्रीज मतलब बड़ा, एनलार्ज वो इंक्रीज मतलब बढ़ना, एनलार्जमेंट भी मतलब बड़ा होना एक तरीके से। The heart grows and becomes bigger. The bone, the heart grows and becomes bigger. The bone becomes longer, thicker, and heavier. The weight of the body increases. Growth is thus quantitative increase in the size and shape. Growth क्या है भैया? Quantitative increase है size और shape में, क्योंकि भाई हार्ट वार्ट सब बढ़ता है। Physical growth refers to these changes in size and shape of different organs of the body, each of which normally proceeds at a different rate. अब फिजिकल ग्रोथ क्या है? ठीक है, फिजिकल ग्रोथ किसे कहते हैं? फिजिकल ग्रोथ रिफर्स टू द चेंज इन साइज, शेप, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ विच नॉर्मली प्रोसीड्स एट अ डिफरेंट। फिजिकल ग्रोथ उन्हें कहते हैं चेंजेस बॉडी के ऑर्गन्स में, साइज में, शेप में। ठीक है, जो हर मतलब ऑफ ऑफ द बॉडी, ईच ऑफ विच नॉर्मली, और जो हर एक भाई अपने अपने अलग अलग रेट पे ग्रो होता है। ये नहीं कि हार्ट और दिमाग एक साथ ही बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, सबका खुद का रेट होता है सारे ऑर्गन्स में। Growth, therefore, is a tangible biological process in which organ gain size, volume, height, and weight. ये एक tangible biological process है, tangible biological process है। ठीक है, जिसमें ऑर्गन्स अपना साइज लेते, साइज बड़ा करते हैं, वॉल्यूम बड़ा करते हैं, हाइट करते हैं और वेट करते हैं। देयर इज एन एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स, मसल्स, बोन्स एंड एलोगेशन ऑफ द स्केलेटन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, एनलार्जमेंट सेल्स का भी होता है भैया, मसल्स बोन्स का भी होता है, एनलार्जेशन ऑफ द स्केलेटन का भी होता है और स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, इट इज क्वांटिटेटिव चेंज विच इज प्रेसिपिटेबल, कंसर्ट एंड सॉलिड। ये इतना ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं। डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। ठीक, ग्रोथ की क्या डेफिनेशन, यहाँ देख लो। यहाँ ये ग्रोथ वाले पूरे पॉइंट में जो इतना सब लाइन लिखी है इसका शॉर्ट में बता देता हूँ। सिंपल सी ये बात है,
कि हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, ठीक है। और भाई यही है कि बॉडी की ग्रोथ होती है, पार्ट्स बढ़ते हैं, अपने खुद के रेट पे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक मेन को थोड़ा सा पॉइंट ये हो गया कि फिजिकल ग्रोथ किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया फिजिकल ग्रोथ हम किसे कहते हैं, तो आप यहाँ बता दोगे फिजिकल ग्रोथ ये वो चेंजेस होते हैं बॉडी के साइज में, ठीक है, शेप में, और यही बॉडी के साइज में शेप में अलग अलग ऑर्गन्स के, और हर ऑर्गन्स अपने खुद के एक रेट पे ग्रो होता है। तो सिंपल सी भाई यही बात है। और ये है कि ये जो है एक टैंजिबल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बस सिंपल, और कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ, कि आखिर ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है। Meredith, the entire series of anatomic and psychological changes taking place between the beginning of the uh, prenatal life and death। अब जरा पहले ये जो प्रीनेटल है इसका मतलब जरा निकालते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। यहाँ ऐसे करो और आओ उसका मतलब निकालो। प्रीनेटल, नए वर्ड मीनिंग सुनेंगे ब्रो। बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग, बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग, अच्छा, बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग, रिलेटेड टू प्रेगनेंसी लिख दो। बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग, रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। अच्छा, पेरेंटल लाइफ और डेथ। अब ये क्या है, ये सारे एनाटॉमिक और साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं जो कि आपके वही प्रीनेटल लाइफ में, यानी कि जो आप मतलब पेट में होते हो वाली लाइफ में, और डेथ के बीच में जितने भी चेंजेस होते हैं इन्हें कहते हैं। अगर आप जितने भी सारे साइकोलॉजिकल और एनाटॉमिक चेंजेस, ठीक है, इसका भी मतलब देखो यार, एनाटॉमिक चेंजेस का मतलब क्या होता है। एनाटॉमिक, शरीर, रचना, विज्ञान संबंधी, मतलब वही बॉडी रिलेटेड एनाटॉमी। So growth is simply an increase in size and mass of a body for a specific period of time। सिंपल है, ग्रोथ एक सिंपली इंक्रीज है साइज में, मास ऑफ द बॉडी में, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, तो ये बिल्कुल सिंपल ही है ग्रोथ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भैया एक्चुअली डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक, डेवलपमेंट क्या होता है। The term development means a progressive series of changes that occur in an orderly, predictable pattern as a result of maturation and experience. Development does not consist of merely adding to one's height or weight, it is much more than that. Development refers to both qualitative and quantitative changes. It can be viewed as a progressive series of orderly, coherent changes, but it will not appropriate to restrict the meaning of development only to gains or additions. Indeed, the development is a complex process of integrating many structures and functions involving both positive and negative changes, gains and losses, occurring in every phase of life। क्या मतलब है भैया, सिंपल सी बात यही है कि जो टर्म डेवलपमेंट है इसका मतलब क्या है, जो प्रोग्रेसिव चेंज होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, प्रेडिक्टेबल पैटर्न में, मतलब पता रहता है कि होने हैं, एक तरीके से पैटर्न का पूरा प्रेडिक्टेबल होता है। डेवलपमेंट जो है इसका भी आपको अभी इधर वाले चार्ट से बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये इसका रिजल्ट क्या होता है डेवलपमेंट का, मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस आता है आपको। As a result, maturation and experience, development does not consist of adding one's height or weight। डेवलपमेंट में हाइट और वेट बढ़ती नहीं है, ये उससे भी ज्यादा है, ये उससे कहीं आगे है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट को हम रेफर करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं कैसे। इट कैन बी व्यूड एज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस। इसे हम व्यू कर सकते हैं, अब ये देखो, COHERENT, कोहेरेंट मीनिंग क्या होता है, आइडियाज क्लियर एंड इजी टू लॉजिकल, सबसे बढ़िया है लॉजिकल। तो भाई लॉजिकल चेंजेस, इधर आ जाओ, ऐसा करो, लॉजिकल,
थोड़ा बड़ा लिख दो यार। ठीक है, लॉजिकल चेंजेस, बट इट वुड नॉट अप्रोप्रिएट टू रिस्ट्रिक्ट द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट ओनली बाय गेन्स और एडिशन। लेकिन ये चीज सही नहीं होगी कि आप डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ गेन्स और एडिशंस में ही रख दो। Indeed, the development is a complex process of integrating many structures and functions, involving both positive and negative changes, gains and losses occurring in every phase of life। ठीक है, डेवलपमेंट जो है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें मतलब इंटीग्रेट, जिसमें काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं और काफी ज्यादा फंक्शंस हैं, और ये इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। सिर्फ ये नहीं कि गेन्स हो रहे हैं या एडिशंस हो रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इनके दोनों ही इम्पैक्ट होते हैं। गेन्स भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं। ठीक है, जो कि अकर होते हैं आपके हर फेस ऑफ लाइफ में। अब और आगे पढ़ लेते हैं। बायोलॉजिकली डेवलपमेंट डज नॉट इन्वॉल्व ग्रोथ इन अर्ली लाइफ। और बायोलॉजिकली, ठीक है, ये पॉइंट हो गया कि डेवलपमेंट आपका अर्ली लाइफ में नहीं होता है। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया, यहाँ पे लिख लो। ठीक, सिंपल। डेवलपमेंट डज नॉट, अबे यार लिखना क्या है ना, वो कर लो, क्या कहते हैं, ये कर लो, क्योंकि एमसीक्यू आएंगे। ये कर लो, डेवलपमेंट डज नॉट इन्वॉल्व ग्रोथ इन अर्ली लाइफ, अर्ली लाइफ में नहीं होता है, और स्टेबिलिटी लाता है चाइल्डहुड में, और डिक्लाइन एसोसिएट विद एजिंग लेटर, और लेटर इन लाइफ, सिंपल। वैसे से थोड़ा ऐसे करके मार्क कर लो, दिख जाएगा बाद में कि डेवलपमेंट जो है अर्ली, डेवलपमेंट अर्ली लाइफ में होता ही नहीं है, बचपने में। ठीक, और अब आ जाओ अपने आगे पढ़ने पे। द सिंपल मॉडल ऑफ लाइफ स्पैन हैज बीन the simple model of lifespan has been, however, rejected by most of the modern development scholars। अब ये जो है, ये सिंपल मॉडल किसका, लाइफ स्पैन, इसे लाइफ स्पैन का भैया कौन सा मॉडल है हमें भी नहीं पता भाई। वैसे तो लाइफ स्पैन का मतलब यही होता है जिंदगी जीना, पूरी मतलब जिंदगी का टाइम, द लेंथ ऑफ द टाइम समवन इज लाइकली टू लिव, वही तो। अब उसका मॉडल जो है ये रिजेक्टेड कर दिया है मोस्ट ऑफ द मॉडर्न डेवलपमेंट स्कॉलर्स ने। उन टू देम डेवलपमेंट मींस मोर देन पॉजिटिव चेंजेस दैट अकर इन इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। उनके लिए ये जो है, ये टू देम डेवलपमेंट, हाँ, ये जो है ये वाले मॉडर्न स्कॉलर्स, इनके लिए डेवलपमेंट जो है सिर्फ पॉजिटिव चेंजेस से कहीं ज्यादा है। ठीक है, ये मतलब पहले तो बस ये कहा कि भाई पॉजिटिव चेंजेस होते हैं कौन से, इन्फेंसी में और एडolescence में, उनके लिए इससे कहीं ज्यादा है। Hence, development indicate the progressive acquisition of various abilities or qualities like speaking, learning, expressing views and feelings, taking decisions। अब क्या है, और ये जो लेकिन ठीक है, अब हेंस क्या है भैया, डेवलपमेंट जो है ये इंडिकेट करता है प्रोग्रेसिव एक्विजिशन को, अलग अलग तरीके के, ठीक है, ऑफ वेरियस एबिलिटीज एंड क्वालिटीज। वे मतलब डेवलपमेंट में ये चीजें भी आती हैं। ठीक है, डेवलपमेंट में तुम्हारी ये चीजें भी आई, एक सेकंड, थोड़ा डार्क वाला लगाओ यार। ठीक है, डेवलपमेंट में ये चीजें भी आती हैं, स्पीकिंग, लर्निंग, एक्सप्रेसिंग व्यूज, और टेकिंग डिसीजंस, ये डेवलपमेंट में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और डेवलपमेंट प्रोसेस हैव ग्रेटर रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल फैक्टर्स इन ग्रोथ। अब इसके जो है, इसकी ज्यादा रिलेशनशिप है एक्सटर्नल फैक्टर्स से ग्रोथ के मुकाबले। प्रॉपर डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज न्यूट्रिशन, एक्टिविटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, अदर कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस आर वेल इंश्योर्ड। ठीक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, अब क्या है, ये कि ये न्यूट्रिशन से इनका वो होता है डेवलपमेंट में, एक्टिविटी, मतलब ये होनी चाहिए, प्रोटेक्शन डिजीज से, अदर कल्चरल और इन्फ्लुएंस, ये भी मेन बहुत मैटर करते हैं। डेवलपमेंट इज अ मैटर ऑफ फैक्टर्स अचीव थ्रू ग्रोथ। और डेवलपमेंट भी अचीव्ड होती है ग्रोथ के थ्रू। ग्रोथ फॉर्म्स द बेसिस फॉर डेवलपमेंट फॉर फंक्शनल कैपेसिटीज ऑफ चाइल्ड। Without proper growth, probably required, the level of development may not be achieved at a given stage।
Development refers to mental, social, emotional, and intellectual aspects of acquisition of skills and knowledge indicate development of process. अब क्या है भैया, बहुत सिंपल है. डेवलपमेंट किसे कहते हैं? डेवलपमेंट रिफर्स करते हैं जितने भी आपके मेंटल, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स हो गए, और ये एक्विजिशन यानी कि आना, गेन करना, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, ये स्किल्स आ जाती है, नॉलेज आ जाती है, ठीक है, इंडिकेट करता है डेवलपमेंट के प्रोसेस. सिंपल सी बात. Oh shit, here we go again. ये अब देखो यहाँ बहुत आराम से पता चल जाएगा पूरा डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ और ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस आ गया, ग्रोथ इज विजिबल, ग्रोथ को आप देख सकते हो. ग्रोथ ऑफ एनीवन कैन बी सीन विद नेकेड आईज. फॉर एग्जांपल वी कैन सी द इंक्रीजिंग हाइट और वेट समवन. सिंपल है यार, किसी ग्रोथ को आप देख सकते हो. डेवलपमेंट क्या है भैया? डेवलपमेंट इनविजिबल, इट जस्ट फेल्ट और ऑब्जर्व. डेवलपमेंट इनविजिबल, ठीक है, इसे देख नहीं सकते हो, इसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हो और ऑब्जर्व कर सकते हो. ठीक है, सिंपल सी बात है. आ जाते हैं भाई ऊपर. ठीक है, क्या है? ग्रोथ इज मेजरेबल डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ साइज, वॉल्यूम एंड वेट ऑफ द बॉडी. ग्रोथ को आप साइज में, वॉल्यूम में और वेट में मेजर कर सकते हो, लेकिन डेवलपमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते डायरेक्टली. ठीक है, जैसे आप किसी की स्पीड है, स्ट्रेंथ है, मेंटल एबिलिटी है, एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, इन आप मेजर नहीं कर सकते किसी भी इक्विपमेंट और डिवाइस. ठीक, क्योंकि साइज को भी आप मेजर कर सकते हो किसी भी डिवाइस से. ठीक है, ग्रोथ इज लिमिटेड. ग्रोथ जो है लिमिटेड है. इट कंटिन्यूज अप टू सर्टेन एज. ये एक सर्टेन एज तक होती है और फिर हमेशा के लिए रुक जाती है. लेकिन जो डेवलपमेंट है ये बर्थ से लेके एंड तक चलती ही रहती है. ठीक, द लिमिट ऑफ ग्रोथ आर सेट बाय द हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक, एक जो वो है, एक बंदे की ग्रोथ की जो लिमिट है ये हेरिडिटी से आती है. हेरिडिटी आगे पढ़ोगे आप, बट एक शॉर्ट में मैं आपको मतलब समझा देता हूँ. गूगल भैया समझाएंगे. हेरिडिटी हिंदी में नहीं, इंग्लिश में बताओ यार. Heredity. हेरिडिटी, देखें, हेरिडिटी. ठीक है, हेरिडिटी, द प्रोसेस बाय विच फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज पास फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड. ये एक प्रोसेस होता है जिसमें फिजिकल या फिर मेंटल क्वालिटीज आपके अम्मी अब्बा से आप में आती हैं, उसे हेरिडिटी कहते हैं. ठीक, द डेवलपमेंट इज मोर अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट अवेलेबल टू अ पर्सन. और जो ये डेवलपमेंट है ये ज्यादा इफेक्टेड होता है एनवायरनमेंट से. ठीक है, क्योंकि ग्रोथ आपकी किससे इफेक्ट होगी? मेनली आपकी हेरिडिटी से. ठीक है, और ये डेवलपमेंट आपकी किससे होगा? ये आपके एनवायरनमेंट से होगा, कि किन लोगों के बीच उठते बैठते हो, किन से ज्यादा बातें करते हो, क्या चीज, और वो कहाँ पैदा हुए हो, इन चीजों से आपके एनवायरनमेंट से ज्यादा इफेक्ट करता है. ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं यार, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या है? मैं देखो इस पॉज किया जा सकता है क्या? ओके, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ से पढ़ते हैं. Human life begins with a union of two germ cells, one each from both the parents, to produce a single tiny cell, zygote. ह्यूमन लाइफ जो है ये दो यूनियन ऑफ जर्म्स के सेल से हुई है. ठीक है, किससे? एक आपके मम्मा से होता है सेल और एक आपके पापा से होता है सेल. ठीक है, टू प्रोड्यूस अ सिंगल टाइनी सेल. एक सिंगल टाइनी सेल को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसे कहते हैं जाइगोट. शायद ये आ सकता है, हम तो मार्क करेंगे. ठीक, ये रहा. It multiplies very rapidly, but as it is small originally, that only after a lapse of about 7 months it gains a weight can a month its gain in weight, so can be considered in terms of pound or kilogram. ये इतना छोटा होता है कि 6 महीने के बाद भी ये सिर्फ 1 किलोग्राम के अराउंड वेट ले पाता है, मतलब 1 किलो का हो पाता है बस 7 महीने के बाद भी. A child growth is too unique, distinctive and individual, but at the same time, the process of its development follows more or less
अ जर्नल सीक्वेंस। एक बच्चे की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा यूनिक होती है, ठीक है, और डिस्टिंक्टिव होती है और इंडिविजुअल होती है। लेकिन जो उसकी डेवलपमेंट है, ये एक तरीके से एक सीक्वेंस की तरह, एक पैटर्न की तरह है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री नेटल स्टेज, अब ये देख लेते हैं प्री नेटल स्टेज भैया होती क्या है। आ जाओ ब्रो, इधर आओ। प्री नेटल स्टेज, प्रीनेटल स्टेज इसे ही कहते हैं। पहले छोटा सा वो, फिर सारे ब्रेन डेवलप होते हैं, फिर ये मतलब ये वाली स्टेज जो होती है सेल से पूरे बेबी बनने की स्टेज, ठीक है, इसे कहते हैं प्रीनेटल स्टेज। इसकी जो डेवलपमेंट है उधर से ही शुरू हो जाती है। हाँ, द जनरल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट हैज बीन डिवाइडेड इन द फॉलोइंग स्टेजेस। अब ये जो पूरा पैटर्न है, अब देखो यहाँ जो है आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेजेस एंड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, इस पैटर्न को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। सिंपल है भैया, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हो गया इन्फेंसी, ठीक है, इन्फेंसी। दूसरा हो गया चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। और तुम्हारा तीसरा हो गया एडोलसेंस, एडोलसेंस। और तुम्हारा आखिरी वाला हो गया एडल्टहुड। अब आ जाते हैं इन्फेंसी पे, ई का होता है, ठीक है। सिंपल है, दिस पीरियड एक्सटेंड्स अप टू द टाइम द चाइल्ड इज 5 ईयर ओल्ड। ये कौन से होता है, ये होता है 0 से 5 साल के बीच में। ये तब होता है जब बच्चा 5 साल का, मतलब 5 साल तक मैक्स ही चलता है। What is the most striking about infants' development is the staggering speed with which babies acquire all the capacities that makes in humans. During this period, more or less, the rate of growth of all the processes ordinarily is continuous. यहाँ पे बस सिंपल यही बात कही गई है कि जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा इनके बारे में दिल दहलाने वाली बात, यानी कि स्ट्राइकिंग बात क्या है कि ये जो है बहुत तेजी से सारी कैपेसिटीज एक्वायर करते हैं जो ह्यूमंस में होती हैं। इस पीरियड में जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है सारे प्रोसेसेस से ऑर्डरली एंड कंटिन्यूअस, मतलब ये एक सारे प्रोसेस के मुकाबले एक बहुत ही कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। द वेट एंड हाइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज में वेरी जनरली, बट द पैटर्न ऑफ ग्रोथ इज सिमिलर। ये है कि भैया हाइट वेरी करती है लेकिन ग्रोथ का पैटर्न बिल्कुल सिमिलर होता है सभी के लिए। द ग्रोथ ऑफ द बॉडी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। वो ये भैया ग्रोथ जो है बॉडी की, ये हेरिडिटी, माँ बाप की जो क्वालिटीज आपके अंदर आती हैं, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है बहुत ज्यादा। द बोन डेवलप, ये हेरिडिटी एनवायरमेंट है बहुत ज्यादा आपकी ग्रोथ पे इन्फ्लुएंस करते हैं। द बोन डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड फॉलोज द सेम जनरल ट्रेंड इज ग्रोथ इन साइज। अब जो बोन डेवलपमेंट है इस पीरियड में सेम ही भाई जर्नल पैटर्न फॉलो करता है कि साइज बढ़ता है उनका। इट मोस्ट रैपिड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। अब क्या है, ग्रोथ ऑफ बोन का जो वो होता है फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा रैपिड होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आफ्टर बर्थ, एंड देन स्लोली टिल द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। और फिर जो है कम होता रहता है प्यूबर्टी के एज तक। ये हो सकता है कि भैया बोन का सबसे ज्यादा जो वो है ग्रोथ, बोन का जो सबसे ज्यादा ग्रोथ है वो कब हो रहता है, तो वो इस वाले पीरियड में आप कह सकते हो पहले साल में इन्फेंसी के, ठीक है, बोन डेवलपमेंट। आ जाते हैं आगे, एंड टिल हाँ प्यूबर्टी, वेयर आफ्टर द डेवलपमेंट इज अगेन मोर रैपिड। और ये भी है कि भाई डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से होती है। द बोन, ठीक है, the bone development consists of growth in size and their composition. During the period, most of the weight gain is a result of increase in fatty tissues. ये देख लो, जो है ये एक तरीके से रिजल्ट होता है फैटी टिश्यूज का, एंड नॉट द मसल मास। मसल मास नहीं बढ़ता, फैटी टिश्यू बढ़ता है। एज अ चाइल्ड ग्रोज अप, जैसे ही एक बच्चा बढ़ता है, the weight gains slowly and becomes more due to increase in the bones and the muscles. अब वेट जो है वो स्लोली बढ़ता है, हाँ, सिंपल ये भैया वेट बढ़ता है, और जो बोन्स इन द बोन्स एंड मसल्स, मसल्स में भी वेट बढ़ती है। एट दिस एज द न्यू बॉर्न बेबी इज अबाउट 9 to 20 inches long.
ये देख लो, इस स्टेज में न्यूबॉर्न बेबी का साइज कितना होता है, 9 to 20 इंचेस लॉन्ग होता है। द मेल बेबीज आर जनरली अ लिटिल लॉन्गर देन द फीमेल बेबीज। ये है हाइट, थोड़ा वो करती है, ये थोड़ा सा पॉइंट है। अच्छा, ये भी आ सकता है, मेल बेबीज जो है थोड़े लॉन्गर होते हैं फीमेल बेबीज। ड्यूरिंग दिस पीरियड फर्स्ट टेम्पररी टूथ और मिल्की टूथ इज कॉमनली नोन एज स्टार्टिंग अ पीरियड आउट ऑफ द बेबी गम अराउंड 6 and 8 month। ठीक है, अब ये एक सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से साल में बच्चे का पहला दांत आता, मतलब पहला दांत निकलना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हो भैया, 6 to 8 months में होता है। लोअर टीथ अपीयर अर्लियर, जो लोअर टीथ हैं वो पहले आते हैं earlier than the upper ones. By the 9 month, an average baby has 3 teeth. 9 month में एक एवरेज बेबी के पास 3 दांत होते हैं। ठीक है, 3 दांत होते हैं। 3 की स्पेलिंग तक नहीं आती गधों के बच्चों से। अदर फॉलो अ रेगुलर कंटिन्यूअस प्रोसेस, और बाकी जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉलो करते हैं। चाइल्डहुड पे आ जाते हैं, दूसरा पीरियड हो गया ब्रो। चाइल्डहुड बिगिंस विद द रिलेटिव डिपेंडेंसी ऑफ इन्फेंसी इज ओवर एंड एक्सटेंड्स टू टाइम व्हेन द चाइल्ड रीचेस सेक्सुअल मैच्योरिटी। अब ये कब से होता है, ये तब से होता है जब उसका इन्फेंसी का पीरियड खत्म हो जाता है, और वो जो है अंटिल प्यूबर्टी, प्यूबर्टी तक ये चलता है। इट अप्रोक्सीमेटली एक्सटेंड्स फ्रॉम द एज ऑफ 5 to 13। एज इसकी क्या होती है भैया, 5 से 13 साल, 5 से 13 साल इसकी एज होती है। इन केस ऑफ गर्ल्स, ब्रो ये देखो 5 to 13 years, ठीक है, इन केस ऑफ गर्ल्स, और 14 साल बॉयज के लिए। ठीक। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड मेनी फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंज टेक्स प्लेस, वो तो है भी। एज सोशल एंड कल्चरल एक्सपोजर टू द चाइल्ड एज वन एज इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर ड्यूरिंग द long period of childhood. During the entire childhood, growth proceeds at a more or less firm rate, with yearly weight increases about 2 to 3 kilograms। ये थोड़ा सा देख लो यार, ईयरली वेट इंक्रीज कितना होता है, 2 से 3 किलो, एंड द हाइट इंक्रीज अबाउट 2 to 3 inches। The higher centers of brain develop slowly but the progressive during these years. This age is also referred to as school age. By this time, all the children are in school. यहाँ पे देखो बहुत सिंपल बात ही कही है कि बच्चे को सोशल और कल्चरल वैल्यूज से एक्सपोजर होता है, और उसमें बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस भी होते हैं। ठीक है, और हर बच्चा एक दूसरे से अलग होगा, क्योंकि वही बात, वही कल्चरल एक्सपोजर सबका अलग अलग होगा, सोशल और कल्चरल अलग ही अलग एक्सपोजर होता है सबका। और क्या है, और ये चीज़ें यहाँ पे बंदे की जो ग्रोथ होती है कैसे होती है, साल में उसका 2 से 3 किलोग्राम वेट बढ़ता है, और हाइट जो है 2 से 3 इंचेस बढ़ती है। ठीक है, यही है सिंपल सी बात। ब्रेन जो है बहुत स्लोली डेवलप होता है, लेकिन काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं इन सालों में। और यही स्कूल एज कहते हैं वैसे, स्कूल एज ही होती है, सब बच्चे स्कूल में ही होते हैं इसमें। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बाय द एज ऑफ 6 फिजिकल ग्रोथ व्हिच हैज बीन प्रोसीडिंग एट रिमार्केबली फेस्ट पेस बिगिंस टू डिसेलरेट। अब क्या है भैया, फिजिकल और जो साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं इन आपके चाइल्डहुड में, बाय द एज ऑफ 6, हाँ आपकी जब 6 साल के होते हो, तो फिजिकल ग्रोथ जो है काफी ज्यादा रिमार्केबली फेस पेस बिगिंस टू डिसलरेट। क्या गधे हैं ये, इनका क्या, मैं गुस्सा आता है कभी कभी, क्या ग्रामर लिखी है यार, सिंपल भाषा नहीं लिख सकते। By the time most children have lost their soft contours and their top heavy structure, their bodies grow slowly and steadily each year. The arms and the legs grow faster than the trunk, so that in early period many youngsters have a spindly appearance. A child height increases during the later childhood years, the rate about 5 or 6% a year and average। अरे यार क्या है, पॉज करो थोड़ी। चलो देखो इसका ये वाले पैराग्राफ टॉपिक में समझा देता हूँ। क्या है भैया, जिसमें बहुत सारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं चाइल्डहुड में तुम्हारे। ठीक है, और जो एक सेकंड, ठीक है, बहुत सारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं चाइल्डहुड में। जो 6 साल तक तुम्हारी ग्रोथ होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा तेजी से होती है, लेकिन ये वाले पीरियड में आपके 6 साल के बाद ये बहुत गिर जाती है, बहुत ज्यादा गिर जाती है। ठीक है, क्या होता है, बहुत से चिल्ड्रन अपना ये सॉफ्ट कॉर्नर खो देते हैं, ये पता नहीं भैया सॉफ्ट
मतलब ठीक है, और उनका जो ऊपर का स्ट्रक्चर हो जाता है वो काफी हैवी हो जाता है। ठीक है, बॉडी जो है बहुत ही हल्के हल्के और स्टेडी तरीके से हर साल मतलब बढ़ती है। क्या है भाई, आर्म्स और लेग्स जो है वो ज्यादा तेजी से ग्रो होते हैं ट्रंक के मुकाबले। अब ये देखो ट्रंक होता क्या है, ठीक इधर आ जाओ, ट्रंक होता क्या है, ट्रंक बॉडी, टॉर्सो, इसे कहते हैं टॉर्स। ठीक है, ट्रंक मतलब टॉर्स, यहाँ पे लिख दिया अभी, ये ट्रंक टॉर्सो। ठीक है, ये जो है आपके आर्म्स और लेग्स जो है ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं आपके ट्रंक के मुकाबले। तो क्या होता है, जो अर्ली एज में इस वजह से बहुत से लोगों में स्पिंडली अपीयरेंस होता है। ठीक है, इनका स्पिंडली अपीयरेंस होता है। अब जरा ये देखते हैं स्पिंडली अपीयरेंस होता है मतलब दिखता कैसा है। ठीक है, तो ये इसमें होता है, कोई बात नहीं। स्पिंडली अपीयरेंस का मतलब यही है, जो तुम्हारी लेग्स और वो होती हैं ज्यादा थोड़ी बड़ी होंगी तुम्हारे ट्रंक से। ठीक है, अब क्या है, एक बंदे की हाइट जो है जो उसकी हाइट है वो बढ़ना इसी 6 साल मतलब 6% ईयर के रेट के हिसाब से होती है। और एक एवरेज बच्चे की हाइट 2 से 3 इंच, ठीक है, 2 से 3 इंच बढ़ती है हर साल, यही है। और जब वो अपने 12 साल की उम्र में आता है उसकी हाइट जो है 5 फीट तक बढ़ जाती है, मतलब 5 फीट हो जाती है। और ऐसे ये है कि ये बात है यहाँ पे कि गर्ल्स जो है जल्दी मेच्योर हो जाती है बॉयज से, लेकिन जो बॉयज हैं उनकी हाइट ज्यादा होती है, मतलब वो बॉयज और स्लाइटली टॉलर, वो ज्यादा ऊंचे होते हैं गर्ल्स से। लेकिन 15 साल के बाद क्या होता है, गर्ल्स ज्यादा ऊंची हो जाती है बॉयज से, तो ये रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान वैसे बस दिमाग में रखो। ठीक है, 15 साल के बाद जो है वो ज्यादा बॉयज ऊंचे हो जाते हैं, 15 साल से पहले गर्ल्स ऊंची। द पैटर्न इज समवट सिमिलर, हाँ ये वेट में भी कुछ ऐसी पैटर्न होता है। अब क्या होता है, चिल्ड्रन अपना बेबी फैट यूज करते थे, उनका चेहरा जो है थोड़ा सा स्लिमर और नैरो हो जाता है, और उनके जो है दांत भी टूटना, जो दूध के दांत होते हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं। और जो है पहला, नहीं, हाँ, द फर्स्ट आउट कमिंग आउट एज ऑफ, तो 6 साल में तुमका पहला दांत टूट जाता है। और जो है परमानेंट दांतों से जो है तुम्हारा मतलब परमानेंट दांत जो होते हैं, दूध के दांतों से परमानेंट दांतों पे पहुंचने का, कि तुम कौन से उसमें पहुंच जाते हो, 11 से 12 साल में तुम्हारे जो है दूध वाली परमानेंट दांत आ जाती है। ठीक है, और हाँ, चलो ये इतना ही है, ये बस इसमें इतनी है चाइल्डहुड में। अब ये मैं बहुत शॉर्ट में समझा दूंगा, एडोलसेंस ज्यादा फालतू की बात नहीं, तो इसके पॉज कर देता हूँ ताकि कुछ समझ। ओके, तो फटाफट से देखो एडोलसेंस समझाते हैं आपको। अब ये जो है टर्म एडोलसेंस, ये एक लैटिन वर्ड से आई है, जो एडोल्सरी, क्या अबे पता नहीं क्या प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन एडोल्सरी कुछ करके ये वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब है मेच्योरिटी में ग्रो करना। ठीक है, इसका मतलब है मेच्योरिटी में ग्रो करना। अब क्या है, एडोलसेंस एक ये एक पीरियड नहीं है, मतलब ये नहीं कि ये पीरियड एक छोटा सा, ये एक तरीके से एक प्रोसेस है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो सोसाइटी में। एडोलसेंस का पीरियड, इसी में आपको प्यूबर्टी आती है, आगे उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये जो होता है, ये स्टेज गैप होता है चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच में। ठीक है, चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच का जो गैप होता है इसे ही हम एडोलसेंस कहते हैं, एडोलसेंस पीरियड। अब क्या रहता है, देख लो, इसमें काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं, ड्रामेटिकल, फिजिकल, मतलब बहुत ही ज्यादा चेंजेस आते हैं तुम्हारी बॉडी में। और एक बात ये भी है कि एडोलसेंस का जो पीरियड है ना, ये इसे डिसाइड करना मुश्किल है कि कब स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है, लेकिन बेसिकली हमने एक वो निकाल लिया है कि इस एज से इस एज तक, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अब क्या है, एडोलसेंस का जो पीरियड है, ये 13 से 14 साल से लेके 18 से 19 साल की एज के बीच में चलता है। तो यहाँ पे देख लो, ठीक है, 13 से, ये रहा, 13 से तुम्हारा 14 साल टू तुम्हारा 18 से 19 साल, ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है,
अब क्या होता है, साइकोलॉजिकली काफी भी जाहिर सी बात है चेंजेस होते हैं। ये इनफेंसी से चाइल्डहुड के बीच का है पीरियड, और सोशली अब दोज आर ट्राइंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन। इन बातों को छोड़ो, कुछ ज्यादा फालतू की बात है। अब ये देखो, वेबस्टर डिक्शनरी जो है इसे कैसे डिफाइन करती है डॉल्फिन्स के पीरियड को। वो कहती है कि एज द स्टेट ऑफ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैनहुड और वुमनहुड। ये एक स्टेट है प्रोसेस का, जब एक बच्चा एक चाइल्ड होता है, यानी कि बच्चे से आदमी बनता है, समझ रहे हो, मैनहुड में जाता है, ठीक है। Adolescence cover a long portion of roughly the second half of the period of development। ये सेकेंड हाफ पीरियड तुम्हारे डेवलपमेंट का ले जाता है। Adolescence ends when functional reproductive और अच्छा, ये खत्म कब हो जाता है, ये एडोलसेंस का पीरियड तब खत्म होता है जब तुम्हारा जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, यानी कि तुम पूरे एडल्ट हो जाते हो, तुम्हारी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, यानी कि बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी, वो पूरी हो जाती है, तब ये पीरियड तुम्हारा खत्म हो जाता है और तुम तब एक पूरे एडल्ट बन जाते हो, ठीक। अब देखो, एडोलसेंस एक पीरियड है स्ट्रेस का और स्ट्रेन का, यानी कि इसमें काफी ज्यादा अजीब सा मतलब स्ट्रेस होता ही है यार स्टार्टिंग में। इसकी जो पहली स्टेज है वो प्यूबर्टी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें प्यूबर्टी के फर्स्ट स्टेज में बच्चा पहला कदम रखता है एडल्टहुड की तरफ। उसके सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं इस पीरियड में। जो लड़कियां हैं इस स्टेज में बॉयज से जल्दी आ जाती हैं, यानी कि लड़कियों को प्यूबर्टी जो है बॉयज से जल्दी आ जाती है, ये बात ध्यान में रखना, हो सकता है पूछी जाए, ठीक है। प्यूबर्टी की स्टेज कौन सी होती है लड़कियों की, 10 से 14 साल लड़कियों की स्टेज होती है, और बॉयज की जो स्टेज होती है वो 11 से 15 साल होती है। जो अच्छा, ये बात भी है कि ये जो अडोलसेंस आता है, इसमें ये एक एज ऑफ ऑकवर्डनेस हो जाती है, क्योंकि जो इसमें तुम अपना बहुत ज्यादा फिजिकल जो तुम्हारा अपीयरेंस होता है ना, वो थोड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, मतलब अजीब सा ही हो जाता है थोड़ा बहुत। क्यों? क्या होता है, तुम्हारी हाइट जो है, हाइट और वेट तुम्हारा बिल्कुल अजीब सा हो जाता है, कुछ ये नहीं रहता। कभी कोई छोटा मोटा बच्चा होगा, कभी कोई लंबा पतला बच्चा होगा, ऐसा मतलब बहुत अजीब हो जाता है तुम्हारा वेट और हाइट का प्रपोर्शन, ठीक। और ये क्या है भाई, फालतू की बात है, देयर बॉडीज आर नेचुरली, फालतू की बात है। हाँ, यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू साइमंस, साइमंस भैया क्या कहते हैं, हाँ ये ध्यान में रखने की बात है, जो लड़कियां हैं उनकी हाइट 9 साल से 9 to 12 years हाइट एंड एक्सेल। हाँ, लड़कियों की हाइट में 9 साल से 12 साल के बीच में बहुत ज्यादा लंबा एक्सेलरेट आता है, मतलब वो तुमसे काफी ज्यादा लंबी हो जाती है, एज भले ही सेम हो। और जो बॉयज होते हैं, बॉयज का आता है 11 से 14 साल में, इनका बॉयज का 11 से 14 साल में हाइट एक्सेलरेट होना काफी शुरू हो जाती है। यही सेम वेट का भी हिसाब ही रहता है, वेट का भी पैटर्न लगभग लगभग ऐसे ही रहता है, वेट भी मतलब इसी हिसाब से बढ़ता है। और जो तुम्हारे, हाँ, जो वो है एडोलसेंट्स, अब यार एडोलसेंट्स का एक बार मीनिंग देखो, उसमें पता चलेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। चलो, एडोलसेंट्स मीनिंग, अ यंग पर्सन हु इज नो लॉन्गर अ चाइल्ड। अच्छा, ये वही बात हो रही है, मतलब जो एडोलसेंस, इस पीरियड में जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं एडोलसेंट्स, मुझे भी लगा था। हाँ, अब जो जल्दी मेच्योर हो जाते हैं ना, उनकी ज्यादा हाइट होती है उनके मुकाबले जिनकी हाइट लेट होती है। मान लो अब हमने यहाँ पे कहा कि ये क्या 10 से 14 साल की उम्र में शुरू हो जाता है, तो किसी का अगर 10 साल की उम्र में शुरू हुआ और किसी बंदे का 14 साल की उम्र में शुरू हो रहा है, तो 10 साल वाले की हाइट 14 वाले से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जो आपके ठीक है, मतलब जल्दी मेच्योर हो जाते हैं, उनकी हाइट भी ज्यादा होती है। एडोलसेंट स्पोर्ट, अब स्पोर्ट का क्या मतलब होता है, स्पोर्ट का मतलब मैंने इधर लिख रखा है, देख लेते हैं एक बार और। हाँ, अरे नहीं यार, इधर नहीं लिख रखा है, इधर लिखा है, ये रहा, यूज्ड अबाउट अ लिक्विड टू कम आउट क्विकली विद ग्रेट फोर्स टू मेक। हाँ, मतलब टू कम आउट क्विकली विद ग्रेट फोर्स। अब ये जो एडोलसेंट्स हैं, इनकी ग्रोथ बहुत ही तेजी से आती है, पूरा भाई साहब हारमोनियम बजा देती, बहुत तेजी से आती है, ठीक है। ग्रेटर प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड फॉर वेट देन हाइट। अब इनकी जो ये है ना, इनका ये ग्रोथ की जो है, किसकी, वेट की, वेट ज्यादा बढ़ता है हाइट के कंपैरिजन में, ठीक है। इस एज में वेट काफी ज्यादा बढ़ता है हाइट के कंपैरिजन में। दिस इज जनरली ड्यू टू पार्ट ऑफ ये यार ज्यादा मतलब यही है कि क्यों क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे बहुत मतलब
वेट ज्यादा बढ़ता है इमोशनल फैक्टर्स की वजह से, फूड हैबिट की वजह से, और ये सब मतलब ये साइड क्या ये है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आ जाओ नीचे, यहाँ है दिस इंक्रीज स्टॉकनेस, वो ये कि हाँ वहाँ पे बता दिया था वेट ज्यादा बढ़ता है, और क्या है स्टॉकनेस ऑफ बोन्स मच मोर मार्क्ड इन बॉयज देन गर्ल्स। अच्छा ये स्टॉकनेस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अ बॉडी शेप दैट इज फेयरली शॉर्ट विद वाइड शोल्डर्स इन चेस्ट। स्टॉकनेस का मतलब ये है, ठीक है। ये वो है कि मतलब क्या है, थोड़ा बॉडी का शेप शॉर्ट रहता है लेकिन शोल्डर्स और चेस्ट काफी वाइड हो जाते हैं। तो स्टॉकनेस ऑफ बोन्स जो है ये बॉयज में ज्यादा होती है गर्ल्स के मुकाबले, मतलब वो है ना, बड़े चेस्ट वाले बॉयज, ये वो होती है, तो इस एज में वो गर्ल्स के मुकाबले बॉयज में ज्यादा होती है, ठीक है। मसल्स जो होती हैं वो ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं, और वही भाई बॉयज में ज्यादा तेजी से मसल्स बढ़ती हैं, गर्ल्स में एडोलसेंस इसी पीरियड में। स्टडीज डेवलप अ फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, हाँ, और ये स्ट्रेंथ और मोटर एबिलिटीज भी बॉयज में ज्यादा होती हैं, और लगभग लगभग डबल, जो मतलब हाँ वो ये भी बॉयज में ज्यादा होती हैं। स्ट्रेंथ वर्चू, और जो स्ट्रेंथ होती है ना लड़कों की, वो 12 से 16 साल के बीच में बिल्कुल डबल हो जाती है। और जो वो अपनी पीक पे कब आती है, पीक पे तब आती है जब आप मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ और हाइट पे आ जाते हो, ठीक है। तब वो पीक मतलब टॉप पे तब आ जाती है। और मोटर एबिलिटी कोऑर्डिनेशन शोज कंटीन्यूअस मॉडरेट इंप्रूवमेंट, बट दिस इंप्रूवमेंट इज मोर रैपिड, ये फालतू की बात, फालतू की बात है या फिर मुझे समझ नहीं आई, देख लियो पढ़ लियो एक बार, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एबिलिटीज, अच्छा इधर क्या होता है, तो तुम्हारी एब्स्ट्रैक्ट मैटर्स यानी कि इनकी डेफिनेशन मैंने इधर एंड में दे रखी है। यहाँ पे ये बात है कि जो इसका देखो तुम्हें थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें जो बंदा होता है ना, बंदे की इमेजिनेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब बंदा क्या, पहले वो रीजन मतलब हर चीज को लॉजिकली सोचता है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को, लेकिन फिर क्या होता है जब ये वाला पीरियड आता है तो भैया वो उन उन बातों के बारे में सोचने लगता है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, और इमेजिनेशन भाई उसकी टॉप लेवल हो जाती है, सही है, और मतलब बहुत फालतू की बातें सोचता है। और ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मैटर्स, इधर देख लो। एब्स्ट्रैक्ट मैटर्स, एब्स्ट्रैक्ट इज अ लैटिन वर्ड पुल्ड अवे और डिटैच, अ बेसिक आइडिया ऑफ समथिंग डिटैच फ्रॉम फिजिकल और कॉन्सेंट्रेट और रियलिटी। इट इज सब्सिट्यूट आइडिया, मतलब यही है कि तुम्हें रियलिटी के लाइफ से, रियलिटी के पार्ट्स के दूर कर देता है, मीनिंग दे डोंट हैव अ क्लियर एक्सेबिलिटी ऑफ रियल लाइफ, मतलब तुम्हें रियल लाइफ से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो यही है कि ये वाले पीरियड में यही रियल लाइफ से तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग भाड़ में जाती है, और तुम जो हो बहुत ज्यादा उन बातों के बारे में सोचने लगते हो जो एग्जिस्ट भी नहीं करती, ठीक है। रियलिटी को तो टाटा बाय बाय गुड बाय गया कह देते हो तो। और इसमें क्या है भैया, हाँ वो ये कि भाई इमेजिनेशन बहुत बढ़ जाती है, और क्या है एब्स्ट्रैक्ट मैटर्स से तुम बहुत ही मतलब जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उन्हें बहुत इजीली डील कर लेते हो। एब्स्ट्रैक्ट मतलब वो, अरे यार इंपॉर्टेंट मैटर नहीं, वो मतलब खुल्लम खुल्ला कोप विद उधर, मतलब देख लेना पहले समझाया था, कोप विद प्रॉब्लम। भाई रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, कभी मैं बोले जा रहा हूँ रिकॉर्ड ना हो, बड़ा दर्द होता है जब ऐसा होता है भाई, दिल बिल्कुल टूट जाता है। कोप विद प्रॉब्लम्स मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और प्रॉब्लम्स के साथ तुम बहुत आसानी से वही कर लेते हो, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या है यार, हाँ है, ठीक है। एबिलिटी, अच्छा इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारी ये वाली एज में, ठीक है, एडोलसेंस के एज में, मैं इधर मार्क ही कर लेता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी कॉन्सेंट्रेट और मेमोराइज करने की एबिलिटी, याद करने की, कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी कई ज्यादा बढ़ जाती है इस एज में, ठीक है। और वही है, तुम काफी सेल्फ अवेयर हो जाते हो, यही बात है। और क्या रहता है ये वाले फेस में ग्रोथ इंटरनल ऑर्गन्स की बहुत देखी गई है, ये जो तुम्हारा एडोलसेंस का पीरियड होता है, क्योंकि प्यूबर्टी में तुम्हारा जो दिल होता मतलब ब्लड वेसल्स और जो तुम्हारा ग्रो होता है, दिल कितना ग्रो होता है, जो तुम्हारा दिल है ना वो लगभग लगभग 7 टाइम्स इन वेट ग्रो हो जाता है, 7 गुना। और जो तुम्हारी वो है मतलब डबल इन साइज हो जाता है, लगभग पूरा डबल इन साइज हो जाता है। और जो ब्लड वेसल्स हैं ये ज्यादा ब्लड लेके जा सकती हैं ऑर्गन्स में, बड़ी हो जाती हैं, ऑर्गन्स भी तुम्हारा बड़े हो जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी मस्त बिल्कुल बढ़िया है, बढ़िया हो जाता है, और मतलब ये सारी चीजें बढ़ती ही हैं। एडोलसेंट्स टेंड टू मेक मोर फूड, अब ये जो है एडोलसेंट्स ज्यादा फूड बना पाते हैं, ये मेरे घंटा समझ नहीं आया भाई, ज्यादा फूड बना पाते हैं एडोलसेंट्स, हम खाना बनाते हैं, मतलब बना तो लेते हैं लेकिन क्या बात हो रही है।
लंग्स इंक्रीज, लंग्स की कैपेसिटी साइज में बढ़ जाती है, इनकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, और काफी ज्यादा ज्यादा सांस ले डी ज्यादा डीप सांस लेते हैं और हल्की सांस लेते हैं। मोस्ट ऑफ दीज इन हाँ, और जो तुम्हारी ग्लैंड है, सेक्स ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी जो है इनकी फंक्शनिंग काफी ज्यादा एक्टिव और इफेक्टिव हो जाती है। सिंपल सी बात है। दस द चेंजेस, हाँ, अब जो चेंजेस एडोलसेंस में है, तुम्हारी सोशल लाइफ में काफी ज्यादा चेंजेस होते हैं। पता है, तुम जो हो काफी मेच्योर हो जाते हो फिजिकली और मेंटली, और अपने आप को सोसाइटी के लिए, अपने फ्यूचर रोल के लिए, एडल्ट रोल के लिए तुम अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो। तुम्हारी सोशल रिलेशनशिप में काफी ज्यादा चेंज आ जाता है। हाँ, यही है। और और क्या है, तुम जो है अपनी लाइफ के डिसीजन मेकिंग में काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करने लगते हो, कि अब्बा एंटॉर्क लेनी है तो एंटॉर्क ही लेनी है, लेकिन अब्बा फिर लात मार के तुम्हें दिलाई देते हैं। दिस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ इमोशनली इंटीमेट रिलेशनशिप। अच्छा, ये जो है एक पीरियड होता है जिसमें तुम्हारी इमोशनली हो जाते हो तुम, वही क्या यार, रिलेशनशिप को लेके काफी। पेरेंट चाइल्ड, तुम्हारा, हाँ, अम्मी अब्बा की रिलेशनशिप भी तुम्हारी एक दूसरे की काफी इक्वल हो जाती है, क्योंकि जब छोटे हो तो तुम्हारे अंदर मतलब वो क्या, तुम डरते हो अपने मम्मी पापा से बहुत। जी मम्मी, अच्छा मम्मी, जी जी मम्मी, ऐसे ऐसे करते हो, और फिर यहाँ पे आके चिल्लाने लगते हो, हाँ यार मम्मी कर दूंगा। सब कुछ सभी के साथ होता है यार, तुम कोई नए नहीं हो, ऐसे होता है। ठीक है, तो यही है एडोलसेंस का जो है तुम्हारा, यही सारी बातें एडोलसेंस में। अब मैं पढ़ लेता हूँ एडल्टहुड, फिर तुम्हें पढ़ा दूँ एडल्टहुड। अब ये चीज देखो, एडल्टहुड का जो पीरियड होता है, ये तुम्हारा वही है। हमने देखा था 17 या 18 ईयर्स और अबव, वो मैं चेक कर लेना, चेक करके बता दूंगा, वैसे ये 17 और 18 ईयर्स अबव रहता है ये। ठीक है। अब ये जो पीरियड होता है, मतलब इसमें क्या होता है, ये जितने भी हमने पहले के पीरियड पढ़े, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, ये तुम्हें प्रिपेयर करता है तुम्हारी एंट्री को अडल्ट लाइफ में आने के लिए। तुम अब पता है, तुम रेडी हो लाइफ के सारे चैलेंजेस झेलने के लिए। ठीक है, साइकोलॉजिकली जो यंग एडल्ट होते हैं वो अपने पीक पर होते हैं इस टाइम पे। उनकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, रिएक्शन टाइम, सारी एबिलिटीज, सेक्सुअल रिस्पॉन्सिवनेस, सब कुछ इस टाइम पे ऑप्टिमल होती है, बहुत अपनी पीक पे होती है। ऑप्टिमल का मतलब देख लो भैया, हमको भी नहीं पता है, हम भी थोड़ा एल्बर्ट आइंस्टाइन थोड़ी है जरा। ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमल, ऑप्टिमल, बेस्ट और मोस्ट फेवरेबल, मतलब अ, मतलब ये समझ लो मोस्ट फेवरेबल यानी कि टॉप पे होती है, समझ लो बहुत बढ़िया लेवल क्वालिटी, ये समझ लो। दिस स्टेज इज ऑल्सो पीरियड, अच्छा रुक जाओ, बाहर में जा। हाँ, इस पीरियड में ये डिसाइड करते हैं कि भैया कौन से करियर हमें चूज करना है। ठीक है, बहुत से जो एडल्ट होते हैं उनके लिए बहुत ही एक्साइटिंग और प्रोडक्टिव वक्त होता है अपनी जिंदगी का। इसमें वो एक्सपर्टीज गेन करते हैं, यानी कि किसी भी एक फील्ड में या किसी भी अपने काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं। उन्हें इंडिपेंडेंस मिलती है और कॉन्फिडेंस मिलता है उन्हें। ठीक है, और फिर क्या होता है, फिर शादी हो जाती है, बच्चे बच्चों को देखते हैं, फैमिली को देखते हैं, इतने सारे चेंज आते हैं लाइफ में, उन सबको देखना होता है, सोशल कमिटमेंट्स होती हैं, पर्सनल कमिटमेंट्स होती हैं, बहुत सी चीजें लाइफ में होती हैं। ये जो हाँ, जो प्रोसेस होता है एजिंग का, यानी कि उम्र दिखने का, ये पहले होता है, ये तो होता ही है, लेकिन तुम्हारे इस एज में ना ज्यादा नोटिस नहीं होता, लेकिन 40 साल के बाद ये नोटिस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी जो है ना तुम्हारा डिक्लाइन होने लगती है, और उसकी कैपेसिटी, उसकी जो वो है, जो बॉडी की कैपेसिटीज है वो डिक्लाइन होने लगती हैं, और नोटिस हो जाता है कि तुम थोड़े से, तुम्हारी जो एबिलिटीज है थोड़ी सी स्टेबल, मतलब तुम्हारे मतलब नहीं, अरे यार क्या कह रहा हूँ मैं, मतलब एजिंग जो है दिखने लगती है, यार हाँ अब ये बंदा बूढ़ा हो रहा है। और जो तुम्हारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज यानी कि दिमाग की जितनी भी एबिलिटीज है वो थोड़ी स्टेबल रहती है। ठीक है, और वो अपने पीक पे होती हैं, मतलब रुक जाओ, दे अचीव द पीक, हाँ, और मतलब जो लोग होते हैं वो अपने करियर अचीवमेंट में बिल्कुल टॉप पे चले जाते हैं इस एज में। नॉलेज का सहारा होता है उनके पास, जो फील्ड के हैं बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाते हैं, बिल्कुल बढ़िया। और सोशलाइजेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया है, सबसे बातचीत सब कुछ बढ़िया, मतलब सब बढ़िया मतलब हो जाता है, तो हमारी बातचीत बातचीत का तरीका सब कुछ टॉप का हो जाता है। ठीक है, और वही कि इसमें काफी जो इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे बंदे होते हैं वो क्या करते हैं,
वो अपनी बुरी आदतों को ढूंढ के उन्हें चेंज कर लेते हैं। और यही इस एज में जो ओल्ड बूढ़े लोग होते हैं यानी कि सीनियर सिटीजन, वो अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स को देखते हैं, वही उन अपनी खुद की एबिलिटीज होती हैं, नॉलेज होती है बहुत उनके पास, और चैलेंजेस ऑफ एजिंग इन ग्रेसफुल मैनर, वो फिर वो बूढ़े होते जाते हैं। इसमें इतनी ही बात है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर, मतलब ये अच्छा ये देख लियो, ब्राउन वाले जो है ना सिर्फ रीडिंग पर्पसेस के लिए, रीडिंग आसान हो जाएगी, इनसे पॉइंट्स आसान हो जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट मतलब ये नहीं है कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये हैं सारे, ये येलो वाले, ग्रीन और ब्लू वाले, ये पढ़ लियो, ये थोड़ा दिमाग में रखने वाले पॉइंट्स हैं। जो येलो वाले होंगे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक। और बाकी ये ग्रीन और ब्लू वाले तो इंपॉर्टेंट हैं ही। ये ब्राउन वाला बस रीडिंग पर्पसेस के लिए है, मैंने ऊपर तो कहीं मार्क नहीं किया। ये रेड वाला भी इम्पोर्टेंट है। अब तो मैं सारा कलर स्कीम ऐसी दिखेगी, ये 3 कलर मिलेंगे, इससे पढ़ने में आसानी हो जाती है यार। ये रेड वाला करो ना, ये इसमें भसड़ मच जाती है, सारा बहुत ही बुरा लगता है देख। इसे देखो कितनी खूबसूरत, ये भी नहीं, इसे देखो कितना खूबसूरत लग रहा। पढ़ने वाली चीजें जस्ट से पढ़ो बस, और क्या चाहिए। अब क्या है, अब हम आ जाते हैं फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन की ग्रोथ को और उसकी डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, देखते हैं। गले में दर्द हो रहा है, काम करो, पहले नाश्ता करूंगा। चलो मैं नाश्ता करके आता हूँ ब्रो, सुबह के 4:30 बजे से उठा हुआ हूँ, ठीक है, रहम करो भाई पे थोड़ा। ओके तो ब्रो, हेरिडिटी ये कैसे इफेक्ट करती है, ठीक है, ये कैसे इन्फ्लुएंस करती है ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट को। अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि भैया हेरिडिटी होती क्या है, ठीक है। पहले ये देखो, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द हेरिडिटी। जेनेटिक्स यानी कि ये जीन्स तुम्हारे अम्मी अब्बा से जो तुम लेते हो, इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद हेरिडिटी, ये हेरिडिटी के साथ डील करते हैं। अब देखते हैं हेरिडिटी है क्या। These are some traits and characteristics which are passed on from the parents to children through genes। ये वो ट्रेट्स मतलब रुको गूगल पे कर लेते हैं, बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक है। TRAI, ट्रेट्स मीनिंग क्या है भैया, अ क्वालिटी दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर और पर्सनैलिटी, एक तुम्हारी क्वालिटी जो तुम्हारी पर्सनैलिटी बनाती है। तो ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो तुम लेते हो अपने पेरेंट्स से, ठीक है, थ्रू जीन्स, मतलब अपने पेरेंट्स से तुम ये लेते हो जीन्स के थ्रू, ठीक है, इसे इसे हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। जो क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स तुम जो अपने पेरेंट्स से लेते हो जीन्स के थ्रू, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। जीन्स आर द मोस्ट पावरफुल लिविंग फोर्सेस, जो दे कंट्रोल द पैटर्न ऑफ ग्रोथ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये सबसे पावरफुल लिविंग फोर्सेस हैं, क्योंकि ये पैटर्न जो है ना, मतलब ग्रोथ का पैटर्न एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन लेके जाता है। देखो वैसे थोड़ी बेवकूफी की बात है, लेकिन एक फन फैक्ट तो मैं बताता हूँ। हम सब जो है ना, हम सब के अंदर ना उनका खून, मतलब जो खून है हम सब के अंदर, वो है योद्धाओं का खून। बताऊं कैसे? क्योंकि पहले के टाइम में जब स्टोन एज थी ना, जब जानवरों को मार के शिकार करके खाना पड़ता था, उस टाइम जो बंदा शिकार करने के केपेबल नहीं होता था, यानी वो डरपोक है, उसके अंदर क्वालिटी नहीं है शिकार करने की, तो उसे मेट करने नहीं दिया जाता था। मतलब उन्हें कोई फीमेल नहीं मिलती थी और वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा नहीं सकते थे। तो मतलब अभी जो तुम हो, तो तुम्हारे कहीं ना कहीं पूर्वज बहुत पहले उन्होंने कुछ ना कुछ उखाड़ा है, तभी तुम हो, समझे। अब हाँ ये देखो, फिलहाल इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। द ट्रेट विच कैन बी ट्रांसफर थ्रू, हाँ ये वही है ट्रेट्स, यानी कि वो क्वालिटीज जो ट्रांसफर होती हैं अगली जनरेशन में। वो कौन कौन सी मतलब ट्रेट्स हैं, यानी कि कौन कौन सी क्वालिटीज हैं। हाइट हो गई तुम्हारी, बॉडी की बिल्ट हो गई, स्पीड हो गई, एजिलिटी यानी कि फुर्ती, इंटेलिजेंस, और टेम्परामेंट से तो मेरे को भी नहीं पता, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग और सो ऑन, ये सारी चीजें ही एक क्वालिटीज हैं जो तुम्हारे अम्मी अब्बा से तुमने आई हैं। बिसाइड सम वीक, हाँ और कुछ ये भी होता है कि कोई वीक तुम्हारे ऑर्गन आ जाते हैं जो तुम्हें सर्टेन डिजीज से मतलब कुछ डिजीज से ओपन कर देते हैं, अगर कोई वीक ऑर्गन आ गया तो, क्योंकि वो भी उधर से आता है, ठीक। इधर क्या चीज है, ये बहुत सिंपल है, बायोलॉजिक, हाँ यहाँ क्या है, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट जो हैं ये कहते हैं कि जितनी भी क्वालिटीज आप अपने अम्मी अब्बा से इनहेरिट करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और ये कहते हैं कि एक बंदा बहुत हद तक वैसा ही रहेगा,
मतलब दे से वी रिमेन वट एवर वी आर थ्रू अ ग्रेट एक्सटेंट द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एट स्कूल एंड एन एथलीट एंड स्टेडियम इन जनरल पब्लिक। किसी बंदे का जो बिहेवियर है स्कूल में, स्टेडियम में या फिर जनरल पब्लिक में, ये बहुत हद तक इन्फ्लुएंस होता है उसके टीचर्स के द्वारा। एक तो भाई जिसने भी इस बुक की ग्रामर लिखी है ना, कसम से बस क्या ही कहूँ मैं। येट द वैल्यू ऑफ सर्टेन इनिशिएट क्वालिटीज सच एज अग्रे। हाँ, अब ये वाली देखो, ये कह रहे हैं कि जो बिहेवियर होता है वो काफी हद तक तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारा जो बिहेवियर होगा स्कूल का, वो टीचर और ट्रेनी के हिसाब से होगा। ठीक है, मतलब टीचर ने तुम्हें जैसे सिखाया होगा और ये करा होगा, वो बहुत हद तक ये इन्फ्लुएंस करता है। दूर लेकिन जो ये कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं, गुस्सा वाली, सेल्फ प्रेजर्वेशन, ये क्वालिटीज, ये भी जो हैं, इन्हें भी तुम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते पूरे ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। जहाँ ऑलराउंड डेवलपमेंट का सवाल उठता है, तो गुस्से को और सेल्फ परविजन को भी तुम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि ये फालतू की बात है, या ऐसा तुम नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक डेवलपमेंट के लिए ऑलराउंड। ठीक है, अब ये जो क्वालिटीज हैं तुम्हारी, अग्रेशन और सेल्फ प्रिविजन, ये क्वालिटीज जो है बायोलॉजिकली, यानी कि तुम अपने अम्मी अब्बा से लेते हो, और ये तुम्हारी पर्सनैलिटी पे बहुत हद तक असर डालती हैं। जैसा अब एक बंदा है, मान लो उसके अंदर बेसिक क्वालिटीज ही नहीं है, जैसे कि स्पीड, एजिलिटी और किलिंग इंस्टिंक्ट में नेवर प्रूव टू बी एन आउटस्टैंडिंग कम्पिटिटर, और किलिंग इंस्टिंक्ट ये पता नहीं क्या है ब्रो, तो वो जो है एक आउटस्टैंडिंग कम्पिटिटर नहीं हो सकता, ये बात कही जा रही है। बाकी हेरिडिटी में तुम मेन बात यही समझ लो, वो सारी, ये इधर थोड़ा ज्यादा ध्यान मत देना, यही देख लो हेरिडिटी में वो सारी चीजें, वो सारे जेनेटिक, मतलब वो सारी क्वालिटीज, जो कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज जो तुम अपने मम्मी पापा से लेते हो, ठीक है, अपने अंदर, और जीन्स के थ्रू, ये याद रखना। ठीक है, मैं इधर ये मार्क कर देता हूँ, जीन्स के थ्रू, बस। और ये तो पता ही, तो मैं स्पीड, एजिलिटी, ये चीजें तुम लेते हो। आ जाता है दूसरा, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट करता है, मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ, अब देखो एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट करता है। यहाँ पे क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि जोग्राफिकल कंडीशन, हेल्दी ट्रेडिशंस, कल्चर, सोशल कोड्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, एजुकेशन, नॉलेज, हेल्थ एंड डिजीज, हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं एक बंदे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। अब जो वो है सोशल साइकोलॉजिस्ट, ये जो है ये नहीं मानते कि इनहेरिटेड ट्रेट्स, यानी कि हेरिडिटी जो हमने ऊपर पढ़ा था, ये ज्यादा बड़ी है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से, क्योंकि सबसे मेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, ये जो है ये मानते हैं कि जो एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन बनते हैं, वो मतलब वो मेहनत करके बनते हैं। वो ये नहीं कि एथलीट पैदा ही होगा, फिर बस जितना भी खाओ कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा नहीं होता है। वो मेहनत करते हैं, और ट्रेनिंग के जरिए, ठीक है, किसके जरिए, ट्रेनिंग के जरिए, साइंटिफिक कोचिंग के जरिए, डाइट करके, प्रॉपर मोटिवेशन लेके, आप एथलीट्स प्रोड्यूस कर सकते हो, क्वालिटी में भी, बढ़िया क्वालिटी के एथलीट्स भी और क्वांटिटी में भी। मतलब थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है तुम्हारे हेरिडिटी से, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता है। बाकी सब चीज तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करती है कि कितनी है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा जेंडर। जेंडर क्या है भैया, human just give me a second, human growth and development is also influenced by gender। ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है जेंडर से भी इन्फ्लुएंस होती है। द नेक्स्ट डिफरेंस इन ग्रोथ पैटर्न बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इज ड्यू टू देयर सेक्स डिफरेंस। अब जो ग्रोथ, एक सेकेंड, ये भी थोड़ा याद रखने का चीज है। जो ग्रोथ पैटर्न का डिफरेंस होता है ना बॉयज और गर्ल्स में, ये इनके जेंडर की वजह से भी होता है। ठीक है, ये इनके जेंडर की वजह से भी होता है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गई, जो गर्ल्स हैं, एक सेकेंड, जो गर्ल्स है ना, ये फास्टर ग्रो होती हैं एडोलसेंस की एज में, और फिर इनकी जो हाइट की, मतलब हाइट की नहीं, हाँ, और जो इनकी वाली होती है डाउन आफ्टर द एज ऑफ 14 ईयर्स, और बिफोर द एडोलसेंस एज ग्रोथ इन द बॉयज। हाँ, और ठीक है, वेयर एज बॉयज में क्या होता है, बॉयज में ये होता है एडोलसेंस, they grow faster in the year 16 year। अच्छा, ये इधर क्या है देखो,
गर्ल्स जो हैं वो ज्यादा तेजी से ग्रो करती हैं अडोलसेंस की अर्ली एज में, जो स्टार्टिंग के अडोलसेंस की एज होती है, और बाद में आते वो स्लो हो जाती है बहुत। और जो बॉयज होते हैं, ठीक है, इनकी ग्रोथ जो है काफी स्लो होती है, लेकिन इस एज में इनकी वो जो है बहुत ज्यादा हो जाती है, 14 से 16 साल के बीच में इनकी ग्रोथ काफी तेजी से होती है। ठीक है, यहाँ क्या है, गर्ल्स आर स्मॉलर इन साइज। अच्छा, ये पॉइंट थोड़ा याद रखना, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो गर्ल्स हैं, ठीक है, गर्ल्स हैं इनका साइज छोटा होता है, मतलब हाइट, हाइट, और दे अटेन मेच्योरिटी इन अर्ली एज, और ये मेच्योरिटी भी बहुत जल्दी हो जाती है। बॉयज जो हैं, बॉयज नॉर्मली टॉलर होते हैं, ठीक है, गर्ल्स से, और ये मेच्योर लेकिन देर में होते हैं, थोड़ा लेटर स्टेज में होते हैं। तो इसमें से एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं काफी, जो कि हमारा इस बार भी एमसीक्यू आया था, तो इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ से मैनी क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं ब्रो। ये सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। ठीक। नेशनैलिटी, नेशनैलिटी क्या है भैया, आओ इसको भी पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं पहले पॉज कर लेता हूँ क्योंकि मैं भी पढ़ लेता हूँ पहले। तो देखो नेशनैलिटी ये कैसे इफेक्ट करता है। एवरी नेशन हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी। भैया हर नेशन की अपनी खुद की पर्सनालिटी होती है, ठीक है, और एवरेज पीपल जो है एक नेशन के, हर एक एवरेज बंदे की खुद की एक अलग पर्सनालिटी की क्वालिटीज होंगी उसमें। ठीक है, काफी ऐसी इंटरनेशनल स्टडीज हुई हैं जिन्होंने ये बताया है कि अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग बंदों में अलग अलग तरीके की पर्सनालिटीज होती हैं। ठीक है, अब ये स्टडीज ने ये भी बताया कि जो कंट्रीज जो ये है कि कुछ कंट्रीज काफी एक्सट्रोवर्ट होती हैं दूसरी कंट्रीज सब। जरा एक्सट्रोवर्ट का हम जरा मतलब देखते हैं ब्रो, क्या होता है एक्सट्रोवर्ट। अगर मैं सही हूँ तो उसका मतलब वही होगा। हाँ, अ पर्सन हु इज कॉन्फिडेंट एंड फुल ऑफ लाइफ, हु प्रिवेंट्स बीइंग हु प्रेफर्स टू बीइंग विद अदर पीपल टू बीइंग अलोन। वो बंदा जिसे जो बहुत कॉन्फिडेंट हो, जिसे बात करना बहुत अच्छा लगता हो, और मतलब वो अकेला रहना उसे अच्छा नहीं लगता, सोसाइटी में रहना अच्छा लगता हो, उसे एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। और इंट्रोवर्ट इसका अपोजिट होता है। इंट्रोवर्ट वो होता है जिसे रहना अच्छा नहीं लगता अकेले। ठीक है, तो कंट्रीज में बता, और हाँ यही के, और जो देखो ये बताया जहाँ पे some of the countries more extrovert, the studies have also revealed that the people of isolated population, ये भी बताया है स्टडीज ने, जो जगह बहुत आइसोलेटेड होती है, आइसोलेटेड का भी मतलब आपको दिखा देता है। ठीक, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड अलोन मतलब अकेला, मतलब जहाँ की पॉपुलेशन बहुत अकेली होती है, वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है उनकी। इंट्रोवर्ट मतलब उन्हें अकेले रहना ज्यादा पसंद है। ठीक है, अकेले रहना उन्हें ज्यादा पसंद है। जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, जैसे इंडिया, यहाँ के लोग क्या है, यहाँ के लोगों का एक फ्यूचर ओरिएंटेड माइंडसेट है, मतलब वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब सबसे सलाम दुआ रखते हैं। ठीक है, और जहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम्स अलग होते हैं, वहाँ की भी पर्सनैलिटी अलग होती है। जैसे यहाँ पे क्या है, इंडिया में अगर तुम जाके कहोगे पाकिस्तान कैसा है, तो यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से इनकी मेंटालिटी ऐसी बन गई है कि वो एक कंट्री को हेट करने लगे हैं, वहाँ के लोगों को भी अच्छे बुरे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नफरत करने लगे। ठीक है, एनवायरमेंटल और जोग्राफिकल कंडीशंस भी बहुत ज्यादा डिफरेंस डालती हैं। ठीक, और मतलब हाँ ये भी जोग्राफिकल कंडीशंस भी एक, कंडीशंस भी मेजर फैक्टर है। ठीक है, मेजर फैक्टर है ग्रोथ और डेवलपमेंट के इन्फ्लुएंस होने का। अब ये देखो क्लाइमेट, अब ये है जहाँ का क्लाइमेट बहुत ज्यादा गर्म होगा, बहुत ज्यादा ठंडा होगा, या ड्राई सा होगा, तो ये भी इन्फ्लुएंस करेगा। कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, देखो क्लाइमेट अगर बहुत ही ज्यादा रेगिस्तानी जैसा होगा, तो फूड प्रोडक्शन में डिफिकल्टी होगी, फूड प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, और फूड का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो फूड ही नहीं होगा, तो खिलाएंगे क्या लोगों को। जब लोगों को खिलाएंगे नहीं, तो लोग की जो फिजिक होगी वो बहुत कमजोर होंगे लोग, और वो होंगे, अब क्या कहते हैं उन्हें, जिनकी हड्डियां निकल जाती हैं भूखे से, मतलब तुम समझ गए होगे, मैलनरिश्ड इंग्लिश में तो यही कहते हैं। उनकी फिजिक ऐसी होगी। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट भी बहुत, मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट पे ये बहुत ज्यादा एक इन्फ्लुएंस डालती हैं। वेदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डालता है, और कल्चर भी एक जगह का, वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डालता है। जैसे ये देखो, इधर देखो, ये चीजें भी इन्फ्लुएंस करती हैं। नेचुरल हजार्ड हो गया, यानी कि कहीं पे बहुत ज्यादा बाढ़ वाड़ आती है, या वो आते हैं
अर्थक्वेक, ये सब चीजें आती हैं। पॉपुलेशन बहुत फर्क करती है, इकोनॉमी, लाइफस्टाइल, रेस, पेरेंटिंग स्टाइल, ये सारे फैक्टर्स नेशन और हर एक अलग अलग नेशन के अलग होते हैं। एक बंदा जो डेवलप्ड कंट्री में पैदा हुआ है, जैसे अमेरिका, यूरोप, यहाँ कहीं, तो उसकी लाइफ की क्वालिटी ज्यादा बेटर होगी, उसे अच्छी एजुकेशन मिलेगी, उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी इन कंपैरिजन टू अगर उन कंट्रीज में देखो जो डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है। जैसे कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है, लोग फिजिकली भी काफी वीक होते हैं। और वही जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां पे भी काफी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डेंजरस सब्सटेंसेस वहां पे निकलते हैं। कौन कौन से ह्यूमन वेस्ट हो गया, केमिकल्स हो गया, ये सारी चीजें। तो इवन नेशनैलिटी भी एक बंदे की उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फर्क डालती है। तो इसमें बस इतना ही है कि नेशनैलिटी, वो कहाँ पैदा हुआ है वो जगह भी बहुत ज्यादा फर्क डालती है। नेशनैलिटी मतलब कहाँ का है वो, बहुत ज्यादा फर्क डालती है। आखिरी पॉइंट हमारा है ब्रो, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का भाई बहुत सिंपल है। एक वेल बैलेंस्ड डाइट जो है वो कीपिंग इन व्यू द क्लाइमेटिक कंडीशंस को देख के, ऑक्यूपेशन को देख के, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देख के एक वेल बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, क्योंकि वही आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट की लिमिट्स को देखेगी। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर एग्जांपल, बहुत ठंडी जगह है, ठीक है, बहुत ठंडी जगह है और वहां पे तुम गर्म खाना खा रहे हो अपने आप को गर्म रखने के लिए, तो वो थोड़ी सी वेल बैलेंस डाइट है। या वहां पे तुम्हें ठंडी जगह में ज्यादा एनर्जी की जरूरत है चलने के लिए, सारा काम करने के लिए, तो तुम जो है ऐसी चीज खा रहे हो जो तुम्हें ज्यादा एनर्जी दे। ऑक्यूपेशन, अगर किसी का सिर्फ बैठने का काम है, बैठ के काम करता है, तो वो अलग डाइट ले, और मतलब ज्यादा फैट ना ले, वैसी डाइट ले। और अगर किसी का मजदूरी का काम है तो वो ज्यादा खाना खाए ताकि उससे ज्यादा एनर्जी मिले। और तो ये वेल बैलेंस डाइट भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। मैंने एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। सही है, तो ब्रो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब तुमने शायद वीडियो में टाइम में तुम डिफरेंस देख ही रहे होगे, चैप्टर मैं कब से कर रहा हूँ कि बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बीच में काम वाम आ जाता है तो टाइम ज्यादा लगता है। चलो अब करता हूँ मैं चैप्टर 2, इस चैप्टर को बंद करके वीडियो भेजता हूँ।